हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम आप सभी दोस्तों को। और आज के इस सेशन में दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में जहां से आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं उन सारे डाउट्स को आज क्लियर करने वाले हैं। जैसे आती आपके एक प्रकार से टॉपिक का नाम है भू राजस्व व्यवस्था, यानी अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों के समय में जो टैक्स व्यवस्था लगाया गया था भूमि के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट संशय जरूर रहता है। कई सारे अलग अलग नाम सुनकर आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उन सारे कंफ्यूजन को आज के सेशन में दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, कई सारी व्यवस्थाएं जैसे आपका रैयतवाड़ी है, इजारेदारी है, जमींदारी व्यवस्था है, महालवाड़ी सिस्टम है, इनके बारे में, इन चारों व्यवस्थाओं के बारे में क्रम से चर्चा करेंगे और इनके बारे में डिटेल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये व्यवस्थाएं क्या हैं, इनमें क्या क्या नई चीजें की गई थी और किस प्रकार से इन चीजों को हम लोग याद रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी व्यवस्था के बाद। देखिए, आप देख सकते हैं भारत का मैप आपके सामने है और भारत के मैप में अलग अलग क्षेत्रों में भारत में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। क्यों? उसका रीजन ये भी है क्योंकि भारत में हर जगह परिस्थितियां अलग अलग थी और यही कारण है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व की व्यवस्थाएं जो है हर जगह पर अलग अलग बनाई गई थी। तो इन्हीं हमारे देश में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो आपको अलग अलग कलर से यहाँ पर भरे हुए पूरे फिगर्स दिख रहे हैं, आखिर ये कलर क्या है, इनकी महत्व क्या है, कौन कहां पर कौन सी व्यवस्था को अप्लाई किया गया था, उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी पहली व्यवस्था के बारे में, जिसका नाम है इजारेदारी व्यवस्था। क्या नाम है? इजारेदारी व्यवस्था। आखिर ये इजारेदारी व्यवस्था है क्या, किसने शुरुआत किया है, इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था की अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो इजारेदारी व्यवस्था जो आपकी है इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है वॉरेन हेस्टिंग से। किससे होती है? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। आपको पता है हमारे देश में इसके पहले जो है पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, यानी जो पहले चल रही थी अंग्रेजों ने उसी को फॉलो किया था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग के समय में अंग्रेजों को लगा कि यार कर व्यवस्था से, भूमि के राजस्व से भी हम अपनी कमाई कर सकते हैं, और फिर उन्होंने नए नए पैतरेबाजी शुरू कर दिया। और पहली व्यवस्था होती है इजारेदारी, जिसको जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया जाता है दोस्तों 1773 में। कब होता है? 1773 में। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 5 वर्षों के लिए, कितना? सबसे पहले जो है इसको सर्वप्रथम 5 वर्षों के लिए जो है इसको लागू किया जाता है, 5 वर्षों के लिए। अब 5 वर्षों में इसमें होता क्या था इजारेदारी व्यवस्था में? सबसे पहला पॉइंट तो ये है, तो इस इजारेदारी व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता था? भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। भूमि को क्या किया जाता था? भूमि को नीलाम कर दिया जाता था, यानी जो जमीन होती थी ना, उस जमीन को किसान से छीन करके किसी व्यक्ति को नीलाम कर दिया जाता था। यानी किसानों से जो उस पे खेती करते थे उनसे जमीन को छीन लिया गया और छीन करके किसी तीसरे व्यक्ति को, जो अमीर था, जो अंग्रेजों को ढेर सारा पैसा दे सकता था, उसके माध्यम से उसको नीलाम कर दिया जाता था। जो सबसे ज्यादा नीलामी में बोली लगाता था उसी को जमीन दे दी जाती थी। अब वो करता क्या था? अब जितनी ज्यादा नीलामी में उसने पैसा दिया है उतना ही ज्यादा टैक्स वसूल करेगा, है ना? तो इसमें यही होता था कि भूमि को नीलाम किया जाता था और ये नीलामी होती थी कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए। अब इन 5 वर्षों तक वो जो है अपने मन से जितना मन होता था टैक्स वसूल करता था। अंग्रेजों को छुट्टी मिल गई थी, उनको एक बार में पूरा पैसा मिल चुका था। अब दिक्कत यहां पर ये हुई अंग्रेजों को लगा यार हमने 5 वर्षों के लिए जमीन एक साथ इनको दे दिया, अब ये 5 वर्ष लगातार लूट रहे हैं, अगर हर साल नीलामी किया जाए तो फिर हमारा तो फायदा और हो जाएगा ना। इसीलिए बाद में क्या किया गया, लगभग 1777 में, 1777 में जो है नीलामी जो पहले 5 वर्ष पर होती थी ना, इसको कम करके क्या कर दिया गया? इसको प्रति वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीलामी को प्रति वर्ष कर दिया गया। यानी अब जो है प्रति वर्ष नीलामी होने लगी और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमीन दे दी जाती थी और वो अपने तरीके से जितना मन होता था टैक्स को वसूलता था, जिसमें पूरी तरीके से शोषण किसका होता था? बेचारे किसान का, जो मजदूरी करता था उसका शोषण होता था। ये पहली व्यवस्था थी जिसका नाम है इजारेदारी व्यवस्था। यानी हमारे देश में ये लगभग जहां पर ब्रिटिश शासन था हर जगह लागू था उस समय, यानी 1773 में
ब्रिटिश प्रांतों में, जहां जहां ब्रिटिश एक प्रकार से शासन था, वहां पर इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा। अब इसके आगे चलते हैं, दूसरी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। पहली व्यवस्था तो हो गई आपकी इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। अब दूसरी व्यवस्था क्या होती है, कौन सी व्यवस्था है, तो उसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। क्या नाम है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, इसके माध्यम से सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ये कब किया गया, तो 1793 में, 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए ये आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। कौन हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। और ये आपका जो बेचारा फार्मर हो गया, मजदूर हो गया। अब इससे टैक्स वसूली करनी है। अब जो ब्रिटिशर्स है वो डायरेक्ट तो टैक्स वसूल कर नहीं पाएंगे, इतनी भारी जनसंख्या है हमारे देश की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बीच में जो है एक जमींदार को नियुक्त कर दिया। किसको, बीच में ला करके उन्होंने बैठा दिया जमींदार को, कि अब आप जो है फार्मर से जो है टैक्स वसूलिए और उसको जमा कीजिए कहां पर, तो ब्रिटिश खजाने में। यानी मान लीजिए जैसे आपका 11 रुपया है, अब 11 रुपया जो है फार्मर से इसने वसूला, कितने रुपए, 11 रुपए वसूलेगा फार्मर से। और 11 में से 10 रुपए किसको देगा, 10 रुपए ले जाकर जमा करेगा, वो कहां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। 11 रुपए टैक्स लेगा, 10 रुपए जमा करेगा और 1 रुपया वो अपने पास रखेगा। अब इसमें होने क्या लगा, यानी इसमें अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त में, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये कहां कहां पर लागू किया गया, तो ब्रिटिश प्रांतों में, ब्रिटिश प्रोविंस में। और ब्रिटिश प्रोविंस उस समय था कहां कहां पर, तो याद रखिएगा बंगाल में लागू किया गया, बंगाल में लागू किया गया, ओडिशा में लागू किया गया, बिहार में लागू किया गया, ठीक है। बंगाल, ओडिशा, उसके अलावा जो है आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश का जो बनारस वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, बनारस वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, वहां पर लागू किया गया। उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया, कहां पर, उत्तरी कर्नाटक में। इन क्षेत्रों में जो है इस व्यवस्था को, यानी स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। इसी स्थायी बंदोबस्त को दोस्तों हम लोग जो है जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बीच में जमींदार आ गया ना, इसलिए इसको जो है जमींदारी या फिर स्तंभदारी व्यवस्था भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्तंभदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, स्तंभदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और ये पूरे देश में जितना एक प्रकार से ब्रिटिश शासन था, जितनी जगह पर, उनमें से लगभग 19% भाग पर इसको वसूल किया जाता था। 19% कहां के, ब्रिटिश प्रोविंस के, यानी ब्रिटिश प्रोविंस के क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र आता था उसमें लगभग 19% भाग पर जो है ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को क्या किया गया था, अप्लाई किया गया था। इसमें होता क्या था, इसमें जो आपका टैक्स आता था, याद रखिएगा, टैक्स में से अभी आपको हमने बताया कि जो कंपनी होती थी उसके पास जो है कितना, 10/11 भाग जाता था। और जो आपका जो जमींदार होता था उसके पास कितना रहता था, तो 1/11 भाग, यानी 11 में से 1 रुपए उसके पास बचता था। ये व्यवस्था बनाई गई स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये आपकी दूसरी व्यवस्था है, ठीक है। अब ये दूसरी जो व्यवस्था लागू थी, सही तरीके से चल रही थी। अंग्रेजों को लगा यार ये 1 रुपए हमारा फालतू जा रहा है। क्या हो गया, 1 रुपए जो है वो फालतू जा रहा है। अब 1 रुपए को बचाया कैसे जाए, बचाने का मतलब है कि ये बीच वाले आदमी को क्या किया जाए, निपटा दिया जाए। यानी जो जमींदार व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए, जमींदार को गायब कर दिया जाए, तो फार्मर से पैसा डायरेक्ट हमारे पास आएगा और 1 रुपए जो खर्च हो रहा है वो बच जाएगा, है ना, यही होगा। अब इन्होंने क्या किया, अब एक इसके अलावा जो एक नई व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी, ठीक है। एक नई व्यवस्था जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, सबसे पहले तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये लागू कब किया गया, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ये आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 1820 में, 1820 में, याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो ये टॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, टॉमस मुनरो के द्वारा, याद रखिए। टॉमस मुनरो कहां पर था, तो ये मद्रास में था उस टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, कैप्टन रीड के द्वारा। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है मजदूर, यानी अब जो जमींदारों के पास अभी तक पूरा जमीन था वो जमींदारों से लेकर के किसको दे दिया गया, किसानों को दे दिया गया। अब वो किसान जो है अपना टैक्स डायरेक्ट किसको देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे।
ठीक है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत इसको लागू कहां कहां पर किया गया, इसको जो है मद्रास में लागू किया गया, मद्रास में, मुंबई में, और कौन से क्षेत्र में, तो आसाम क्षेत्र में इसको लागू किया गया। कहां पर, मद्रास, मुंबई और आसाम के क्षेत्र में इसको लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का 51% लग 51% ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस आप कह सकते हैं, यानी ब्रिटिश प्रांतों का लगभग 51% भाग ऐसा था जहां पर इस व्यवस्था को अप्लाई किया गया था, इसको लागू किया गया था। काफी महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है जिसका नाम है रैयतवाड़ी। इसके अंतर्गत क्या होता था, किसान जो होता था ना, किसान सीधे कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। किसको देता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, याद रखिएगा इसके अंतर्गत। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये व्यवस्था तो चलो चलती रही, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई। एक और व्यवस्था आती है, ठीक है, दूसरी व्यवस्था जो आती है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है, महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव, महाल का मतलब क्या होता है, महाल का अर्थ होता है गांव, और गांव में होता है कौन, मुखिया। कौन होता है, मुखिया होता है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उनको लगा यार किसानों से डायरेक्ट टैक्स को वसूलना हमारे बस की बात नहीं, इसके लिए किसी वहां का जो एक प्रकार से स्थानीय जो व्यक्ति है जो वहां पर ज्यादा प्रभाव रखता है, केवल उसी को नियुक्त कर दिया जाए। अब यहां पर वो क्या किया, फिर से वही पुराने पुराने फॉर्मेट पे आ गए। इन्होंने यहां पर क्या किया, ये आपकी हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ये आपके फिर से गांव के मुखिया हो गए, उनको ना एक प्रकार से चुनाव कर लिया, और ये हो गया बेचारा किसान। जो कोई भी सुविधा आए, कोई भी नियम आए, कोई भी व्यवस्था भू राजस्व की लागू हो, उसको सिर्फ एक ही फायदा था कि शोषित होना था। यानी हर व्यवस्था में शोषण किसका था, किसान का। अब यहां पर क्या हुआ, महालवाड़ी व्यवस्था में, महालवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया नियुक्त कर दिया गया। अब ये मुखिया की जिम्मेदारी थी कि टैक्स को वसूले, और टैक्स को वसूल करके किसको देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। ये महालवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू किया गया इसको, तो इसको जो है याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन वारेन हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसको लागू किया गया। कहां कहां पर लागू किया गया, तो ये जो है आपका पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया, पंजाब में, मध्य प्रांत में इसको लागू किया गया। कहां पर, मध्य प्रांत में लागू किया गया, और साथ ही साथ आगरा क्षेत्र में। कहां पर, आगरा क्षेत्र में इसको लागू किया गया, इस महालवाड़ी व्यवस्था को, जो उस समय के लगभग 30% ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत आता था। यानी जितना भी ब्रिटिश शासित प्रांत थे, उनके लगभग 30% भाग में जो है ये व्यवस्था जो है आपकी लागू की गई थी, जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था, जिसकी शुरुआत विशेष तौर पर तमिलनाडु से होती है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपकी भारत में 4 प्रकार की महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से भू राजस्व व्यवस्थाएं रही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण सेगमेंट थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हमने एनालिसिस किया है डिटेल से। ज्यादा डीप में जाने का प्रयास हमने नहीं किया है, ताकि आप लोगों के लिए ओवरलोडेड ना हो जाए, है ना। इसलिए नॉर्मली जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। एक बार अपना प्यार आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, अपना विचार जरूर बताइएगा कि आज का पूरा सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, और सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए सेशन में, एक नए अंदाज में, नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।